फैकल्टी। दोस्तों आज हम एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और इस जर्नी का नाम है टैक्सेशन की जर्नी। मैं आपको बात डे 1 पे क्लैरिफाई कर रहा हूं कि यह सब्जेक्ट हम सिर्फ 100 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे। यह सब्जेक्ट हम सिर्फ इसीलिए भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह पास करना जरूरी है ताकि हम वो प्रोफेशनल बन पाएं जिसके लिए हमने एक कोर्स ज्वाइन किया था। पर यह सब्जेक्ट हम इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि यह सब्जेक्ट हमें वो रिकॉग्निशन और वो इनकम दिला सकता है जो इस प्रोफेशनल कोर्स का आपका हाईलाइट बन जाएगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट को आप अपना करियर बना सकते। खैर, कैसे करियर बनाएंगे? क्या हम इतनी नॉलेज ले पाएंगे सर? क्या प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी करेंगे? हां, मैं आपको सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाऊंगा दोस्तों कि यह सब्जेक्ट आपके यहां नहीं आपके दिल में बैठ जाएगा, और इस सब्जेक्ट के नॉलेज को आप कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे सब मैं आपको थ्रू आउट द लाइफ दिखाऊंगा, मतलब थ्रू आउट द सब्जेक्ट की लाइफ में सिखाऊंगा। खैर चलो अब एक स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट, फिर बात तो धीरे धीरे होती रहेंगी, लंबी जर्नी है, साथ में निकालेंगे। चलो जी, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सर हमें तो आता ही नहीं सर अभी टैक्स। अरे कोई बात नहीं, ट्राई तो कर सकते हो, गलत भी हो गया तो क्या हुआ, आप वहां सुन रहे हो, आपकी आवाज मुझे थोड़ी ना आएगी, पर हां जो आप बोलोगे मुझे आइडिया लग जाएगा। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन, टैक्स कितने टाइप का होता है? सर टैक्स कितने टाइप का होता है? सर इनकम टैक्स, जीएसटी? नहीं, आप मुझे नाम बता रहे हो, मैं आपसे टाइप पूछ रहा हूं। मतलब सर, मतलब बच्चे एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं एक क्लासरूम में खड़ा हूं और इस क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, 30 बॉयज और 20 गर्ल्स। अगर मैं आपसे पूछूं क्लास में कितने टाइप के बच्चे हैं तो क्या बच्चों के नाम बताओगे मुझे? सर अमन, सर राघव, सर मानसी, सर नेहा? नहीं ना, आप क्या बताओगे? सर मैंने अपने टाइप पूछे हैं, मतलब सर 2 टाइप के बच्चे हैं, एक बॉयज और एक गर्ल्स। वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं टैक्स कितने टाइप का होता है। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स वगैरह बोलने लग जाओगे, आप तो नाम बता रहे हो, मैं आपसे टाइप्स पूछ रहा हूं। अच्छा, तो सर हमने पढ़ा था कि टैक्स 2 तरह का होता है। मैंने कहा कौन सा? सर एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या होता है जानते हैं दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स नाम में छुपा है, डायरेक्ट मतलब देखो, आपके फादर मदर बड़े भाई बहन कोई जॉब करता है? हां सर जॉब करते हैं। तो बताओ जब जॉब करते हैं तो उन्हें मंथ के एंड में वहां से क्या मिलता है उनके एम्प्लॉयर से? सर सैलरी मिलती है। बिल्कुल। क्या सैलरी उनकी इनकम है? बिल्कुल इनकम है। तो देखो आपके फादर, एग्जांपल लेते हैं, फादर को सैलरी मिली, इनकम किसकी हुई? फादर की हुई। उस इनकम पे टैक्स गवर्नमेंट को कौन जमा करता है? सर मेरे पापा ही जमा करते हैं। बिल्कुल। देखो क्या हुआ, जिसको इनकम हुई उसी ने टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर दिया। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। जिसको आई इनकम उसी ने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। समझ आया? हां सर तो समझ आ गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है समझाता हूं एग्जांपल से। मान लो मुझे ये पेन खरीदना था, मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा शॉपकीपर भाई ये मुझे पेन खरीदना है, कितने का है? उसने बोला सर देखो ये पेन तो है 180 रुपए का, पर इसमें लगेगा 20 रुपए का जीएसटी और आपको ये पेन पड़ेगा 200 रुपए का। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने शॉपकीपर को 200 रुपए दिए और मैं पेन लेके आ गया। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या वो शॉपकीपर इस पूरे 200 रुपए को अपनी जेब में डाल सकता है क्या? अरे नहीं सर, उसको ये 20 रुपए जो जीएसटी है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्या बोला आपने? सर उसको ये 20 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। आपने मुझे आंसर दे दिया। अब देखो अगर उसने 20 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दी, गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा जीएसटी? 20 रुपीज। अब मैं आपसे पूछता हूं ये 20 रुपीज जो गवर्नमेंट के पास पहुंचे हैं अल्टीमेटली किसकी जेब से निकले थे? शॉपकीपर की। अरे नहीं सर, वो तो आपने शॉपकीपर को दिए थे, आपकी जेब से निकले थे। एग्जैक्टली। यानी कि क्या हुआ, जीएसटी देने का बर्डन मेरे पे था, मैंने शॉपकीपर को दिए, पर क्या गवर्नमेंट को डायरेक्टली मैंने दिया या शॉपकीपर के थ्रू इनडायरेक्टली पहुंचा? सर इनडायरेक्टली पहुंचा। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसपे आया बर्डन टैक्स पे करने का उसी ने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर दिया। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन किसी और पे होता है पर किसी और इंटरमीडियरी के थ्रू हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं टैक्स को।
समझ आ गया? अरे बिल्कुल सर। तो यहां से एक और चीज देखो, डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पे आया था, फादर ने जॉब करके पैसे कमाए, इनकम जनरेट हुई और टैक्स निकला। पर जीएसटी में क्या हुआ, मैं तो पेन खरीदने गया था, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इनकम पे नहीं, वो लगता है गुड्स या सर्विसेज के ऊपर। समझ आ रहा है? अरे हां से तो क्लियर होता क्या कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। अब देखो मेरे दोनों एग्जांपल से ना आप ही मुझे बता दोगे कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या बन सकता है। सर इनकम टैक्स, जिसकी इनकम उसने टैक्स दिया। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या बन सकता है? सर जीएसटी। अभी एग्जांपल देख के आपने बताया। हो रहा है ना क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको एक डिफरेंस और बताता हूं। पता है हम इनकम टैक्स को क्या समझते हैं? हम कहते हैं इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स। सर प्रोग्रेस मतलब सक्सेस, पता है ना आपको? हाँ सर। क्यों बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स? आपने सुना होगा 2.5 लाख तक की इनकम पे ना टैक्स नहीं होता। हाँ सर सुना है, न्यूज में सुना है कि 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। पर जैसे ही इनकम 2.5 लाख को क्रॉस करती है, क्या होता है टैक्स का रेट? सर 5%। अब उसी बंदे की इनकम अगर 5 लाख से भी ऊपर हो जाएगी तो क्या होता है टैक्स का रेट? 20%। उसी बंदे की इनकम अगर 10 लाख को क्रॉस कर जाएगी तो क्या होगा टैक्स का रेट? सर 30%। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे इनकम टैक्स बढ़ा। यानी जैसे इनकम में प्रोग्रेस हुई वैसे ही इनकम टैक्स में प्रोग्रेस हुई। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ आ गया? हां सर। पर जीएसटी को प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि जीएसटी का तो आपकी इनकम से लेना देना ही नहीं है। क्योंकि देखो एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। मैं ये पेन खरीदने गया था शॉपकीपर के पास। हां सर गए थे। उसने मुझसे कितना जीएसटी चार्ज किया? सर 20 रुपए का। समझो यही पेन लेने विराट कोहली जाए। विराट कोहली जब ये पेन लेने जाएगा शॉपकीपर के पास, क्या शॉपकीपर उससे भी 20 रुपए का जीएसटी लेगा? बिल्कुल 20 रुपए का जीएसटी ही चार्ज होगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है और वैसे भी ये किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अब देखो मेरी और विराट कोहली की इनकम सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है सर। मेरी इनकम कम है, विराट कोहली की इनकम ज्यादा है। तो देखो अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं अपनी इनकम का, अगर मैं बोलना चाहूं जो ये 20 रुपए मैंने टैक्स दिया, ये 20 रुपए मेरी इनकम का सपोज 2% है। एग्जांपल लेके चलता हूं, ये 20 रुपए मेरी इनकम का 2% है। यानी मैं कहना चाहता हूं अगर मैंने कुछ इनकम कमाई तो उसका 2% मैंने ये पेन खरीदते हुए गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया। यही अगर विराट कोहली आके इस 20 रुपए का जीएसटी देगा तो आप बताओ क्या ये जीएसटी का अमाउंट विराट कोहली की इनकम का भी 2% होगा या बहुत चुन्ना मुन्ना सा 0.01% होगा? सर विराट कोहली कितनी ज्यादा इनकम होगी तो ये 20 रुपए ना उसकी इनकम का 0.0001% होगा ना। लो आप इन्हें बता दिया कि जीएसटी इज नॉट प्रोग्रेसिव टैक्स, इट इज रिग्रेसिव टैक्स। क्योंकि जीएसटी तो कांस्टेंट है। एग्जांपल के लिए लेके चलो तो 20 रुपए ही लग रहा है इस पेन के ऊपर। अब देखो अगर एक ऐसा बंदा जिसकी इनकम सिर्फ 100 रुपए है वो ये पेन लेने जाएगा तो उसकी इनकम का 20% बन गया जीएसटी। यही विराट कोहली जिसकी इनकम करोड़ों में है वो ये पेन लेने जाएगा तो उसकी इनकम का पॉइंट समथिंग % बना। यानी जीएसटी क्या हो गया? रिग्रेसिव टैक्स। क्यों हो गया? क्योंकि जीएसटी कांस्टेंट है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता आपकी इनकम कितनी है, उसने जिस रेट से लगना है उसी रेट से लगेगा। समझ आ गया? बिल्कुल सर। और लास्ट हमें देखिए एग्जांपल्स। डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल क्या होते हैं बच्चे? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। हाउएवर वेल्थ और गिफ्ट टैक्स अब नहीं लगते, पर एग्जांपल थे मैंने आपको बता दिए। इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल क्या होते हैं? जीएसटी और कस्टम्स। बढ़िया। ये देखो डायग्राम बच्चे, अगर आपके ऊपर खुद लगा टैक्स, देखो आपका टैक्स आप लेके जा रहे हो गवर्नमेंट के पास, क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्या था? जीएसटी मैंने देना चाहिए था गवर्नमेंट को, मैंने शॉपकीपर को दिया। देखो मैं दे रहा हूं शॉपकीपर को, ले भाई तू पकड़, और अब ये आगे जाके देगा गवर्नमेंट को। यानी कि बर्डन क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। समझ आ गया डिफरेंस? क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट? बिल्कुल सर। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद इनडायरेक्ट टैक्स और आज हम पढ़ेंगे जीएसटी। फुल फॉर्म पता है जीएसटी का? हां सर, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, है ना? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा एक बात तो मुझे बताओ,
क्या सर, क्या कोई भी बंदा टैक्स चार्ज कर सकता है? मतलब सर, मतलब समझो, मैं ये आपका एग्जांपल लेता हूं। आप मार्केट गए, आपको ये पेन खरीदना था। आपने बोला पेन कितने का शॉपकीपर? उसने बोला 180 का पेन, 20 का जीएसटी, 200 रुपए दे दे। आपने उसको दे दिए। आपने उसको 20 रुपए का जीएसटी दिया क्यों? क्यों देना पड़ा 20 रुपए का जीएसटी आपको? अरे सर, टैक्स है, देना पड़ेगा। क्या बोला आपने? टैक्स है, देना पड़ेगा। चलो इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। आप अपने घर से जस्ट बाहर निकले, दरवाजा खोला, बाहर निकले, एक कोई रैंडम स्ट्रेंजर आया, बोला ओए इस सड़क पे पैर नहीं रख देगा तू, अगर सड़क पे पैर रखना है तो मुझे अभी 500 रुपए दे, मेरा नाम है अमन और ये अमन टैक्स। दोगे उसको अमन टैक्स या कुछ और दोगे? सर कुछ और देंगे। क्यों? जब जीएसटी एक टैक्स है तो अमन टैक्स क्यों नहीं दिया आपने? अरे सर उसके पास क्या पावर है टैक्स लेने की? ये तो सरकार ने लगाया है। क्या बोला आपने? जीएसटी तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने लगाया है। यानी गवर्नमेंट जो बोल रही है करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा सर, गवर्नमेंट बोल रही है तो। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। एक दिन आप चैन से घर बैठे हो, आराम से लेटे हुए हो, घंटी बजी, टिंग टोंग, दरवाजा खोलते सामने कौन खड़ा है? मोदी जी। क्या बोल रहे हैं? मित्रों, आज से हम एक कानून बना रहे हैं जिसके तहत आपके घर के सारे मोबाइल फोन हमारे, और मोदी जी सारे मोबाइल फोन लेके जाने लगे। क्या आप मोदी जी को सारे फोन लेके जाने दोगे? नहीं सर, नहीं जाने देंगे। ऐसे कैसे कोई हमारे मोबाइल ले जाएगा? क्यों? अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लगाया, आपने मान लिया, तो मोबाइल फोन क्यों नहीं दे रहे हो? कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज मत हो। सुन, गवर्नमेंट ना कुछ भी चीज अपने आप नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को भी एक पावर चाहिए होती है। अब सर गवर्नमेंट को पावर चाहिए होती है? बिल्कुल। आप स्कूल में थे, क्लास में कोई मॉनिटर होता था। हाँ सर, मॉनिटर होता था, बड़ा गंदा होता था सर, सारी शिकायतें लगाता था टीचर्स को हमारी। हाँ पता है, पर वो मॉनिटर कोई खुद बन जाता था या उसे कोई बनाता था? सर बनाता था। कौन? सर हमारा क्लास टीचर बनाता था। यानी मॉनिटर को पावर किसने दी? क्लास टीचर ने। अभी हमारी मॉनिटर कौन है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? हिंट दूं? जो 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर जब तक पावर नहीं देगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अब मैं आपको बताता हूं मैं कहना क्या चाहता था। देखो, आर्टिकल नंबर 265 कॉन्स्टिट्यूशन का आप समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे पेज नंबर होते हैं ना 1 2 3, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 265, मैं पलटता गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो 265 पे गया। वहां क्या लिखा था? नो टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड और लेविड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी क्या बोला? अगर किसी को टैक्स कलेक्ट करना है तो सिर्फ लॉ की अथॉरिटी से कर सकते हो। मतलब पहले लॉ बनेगा, उसके बाद टैक्स लगा सकते हो। जब तक लॉ नहीं तो टैक्स नहीं। इसीलिए दोस्तों जीएसटी का लॉ बना था पहले। अमन का कोई लॉ नहीं था, मोदी जी को फोन ले जाने का कोई लॉ नहीं था। समझ आ गया? क्या बोला 265 ने? पहले लॉ बनाओ, उससे अथॉरिटी लो, उसके बाद टैक्स कर सकते हो। अब मैंने पूछा सर लॉ कौन बना सकता है? तो आर्टिकल नंबर 245 पे मैं गया, उसने बताया पार्लियामेंट बना सकता है लॉ। और पार्लियामेंट मतलब कौन? लोकसभा प्लस राज्यसभा, और जब भी कुछ होगा प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होगा। खैर वो तो लॉ की बात है, हमें क्या मतलब उससे। हमें समझ आ गया टैक्स लेने के लिए क्या चाहिए? पहले लॉ बनाना है। लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है जी। पर सर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मैंने कहा बोलो बच्चे। सर बहुत तरह के टैक्स होते हैं, ये चलो बात करते हैं। बहुत तरह के टैक्स होते थे। मैं आपको थोड़ी देर के लिए ना जीएसटी से पीछे ले जा रहा हूं। यानी कि 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया था, हम उससे पहले की बातें करेंगे। अभी जीएसटी पे बाद में आएंगे। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जीएसटी आखिरकार आया क्यों था, क्या जरूरत थी जीएसटी को लाने की। क्या उससे पहले टैक्स नहीं लिया जा रहा था गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर? बिल्कुल लिया जा रहा था। समझते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया ना, उन्होंने पावर्स को बांट दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में ना क्या लिखा हुआ था कि देखो कुछ पावर जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ जाएंगी इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, और जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए वो लिख दी उन्होंने यूनियन लिस्ट में। किसमें? यूनियन लिस्ट में। यानी हमें पता लग गया यहां से कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं।
कौन कौन सी? एक यूनियन लिस्ट जिसने पावर दे दी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक होती है स्टेट लिस्ट जिसने पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या कॉन्करेंट पे थोड़ी देर में आता हूं, अभी चलता हूं यूनियन पे और स्टेट पे। देखो आर्टिकल नंबर 246 ने बांटी है ये पावर। चलो जल्दी आर्टिकल देखते हैं। कोई भी टैक्स लगा सकता है? नहीं, अथॉरिटी ऑफ लॉ लगा सकती है टैक्स। कौन से आर्टिकल ने बोला? 265 ने बोला। लॉ कौन बना सकता है? 245 ने बोला कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट में पावर किसने बांटी? 246 ने बांटी। ठीक है, कितनी लिस्ट होती हैं? 3। यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देगी, स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगी, और कॉन्करेंट जो क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा। चलो हम देखने गए यूनियन लिस्ट को। जैसे आर्टिकल किसमें होते हैं? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3। ऐसे ही जब लिस्ट खोलूंगा ना मैं, लिस्ट में होते हैं एंट्री नंबर, यानी कि लिस्ट का नंबर 1 जो लिखा होगा इसमें वो हो गया एंट्री नंबर 1, नंबर 2 एंट्री नंबर 2। ऐसे देखो 82 पे जब मैं गया, 82 में लिखा था इनकम टैक्स लगाने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, पर क्या बोला? अदर देन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर पे नहीं लगा सकते सेंट्रल गवर्नमेंट वाले टैक्स। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट के 46 एंट्री में लिखा था कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। पर सर हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था कुछ एग्रीगेशन होता है, वो क्या होता है? वो इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप समझ लो, इनकम टैक्स की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कैसे? क्योंकि यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 ने पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर एग्रीकल्चर इनकम पे कौन टैक्स लगा सकता है बच्चे? सर स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट में लिख दिया 46 में। बहुत बढ़िया। अच्छा आपसे आप बताओ मुझे बात एक, जब किसी और कंट्री से कुछ इंपोर्ट करता हूं तो कौन सी ड्यूटी पे करता हूं? सर कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। बिल्कुल ठीक। कस्टम ड्यूटी जो पे करी, यानी जो कस्टम पे टैक्स पे किया, वो मैं किसको पे करता हूं? किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास? देखो अगर यूनियन लिस्ट में लिख दिया तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंट्री नंबर 83 में चला गया। ठीक है, ये बाकी चीजों को हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, चलो अब सर कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट में वो आइटम लिखे हुए हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना लॉ बना सकती है। सर दोनों बना सकते हैं? दोनों बना सकते हैं, पर अलग अलग लॉ। क्या बोला मैंने? कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीजें लिखी हुई है ना, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपने लॉ बना सकते हैं, पर अलग अलग लॉज। जैसे कि आपको पता होगा कुछ स्कूल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जैसे केंद्रीय विद्यालय। कुछ स्कूल होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। ऐसे सीबीएसई बोर्ड है जो इंडिया वाइड चलता है, ऐसे दिल्ली बोर्ड है, ऐसे बिहार बोर्ड है। यानी एजुकेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है अपना और स्टेट गवर्नमेंट भी बना रही है। यानी देखो एजुकेशन आ गया यहां पे। ऐसे टेररिज्म के ऊपर होता है, टेररिज्म से कैसे डील करना है, इस पे इंडिया का लॉ भी है कंट्री वाइड और हर स्टेट का लॉ भी होता है। यानी कॉन्करेंट लिस्ट क्या हो गई? ऐसे लॉ हो गए इसमें जो दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। पर सर हमने सुना है कि जीएसटी तो ऐसा एक्ट है जो दोनों ने मिलकर बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर बनाया है। बिल्कुल ठीक समझा आपने, जीएसटी दोनों ने मिलकर बनाया है। पर सर जब यूनियन लिस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर मैंने कहा, स्टेट लिस्ट होती है स्टेट गवर्नमेंट की पावर मैंने कहा, कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें दोनों बंदे अलग अलग लॉ बना सकते हैं, तो जीएसटी कहां से बना दिया? बिल्कुल सही समझा आपने, जीएसटी दोनों ने मिलकर बनाया है और वो पावर यहां पे थी ही नहीं। इसीलिए देखो ये 3 लिस्ट किस आर्टिकल में थी? सर 246 में थी। इसीलिए जीएसटी को लाने के लिए, जिसमें सेंट्रल और स्टेट ने मिलकर एक लॉ बनाया, उसके लिए लाना पड़ गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंडिया के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ गया और 246 के बाद एक 246A नया आर्टिकल लाए उसके अंदर, और इस आर्टिकल ने बताया
कि जीएसटी आएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं जीएसटी क्या किसी लिस्ट से आया है, नहीं। जीएसटी कैसे आया है, उसकी ओरिजिन कहां से हुआ है, आर्टिकल नंबर 246 ए से हुआ है, और ये कैपिटल ए है, छोटा ई मत लिख देना। ये एमसीक्यू में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री क्या है जीएसटी को लाने की, तो आर्टिकल नंबर 246 ए है। ये एमसीक्यू आता है बच्चे, तो याद करना पड़ेगा। सर याद करना क्या पड़ेगा, हो गया याद, बिल्कुल ठीक। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये विद टाइम समझेंगे। मैंने खाली आपको ये बताना चाहा कि आर्टिकल 246 ने क्या किया था, पावर बांटी थी, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट वाली। पर कॉन्करेंट में क्या था, जो सेंटर और स्टेट अलग अलग लॉ बना सकते थे सेम चीज के ऊपर। पर जीएसटी के अलग अलग लॉ बनाए हैं दोनों ने, या मिलके बनाया है, मिलके बनाया है। वो हो नहीं सकता था क्योंकि पावर नहीं थी गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, चेंज किया। आर्टिकल 246 के बाद एक 246 ए डाला और उसमें बुलाए लोग जीएसटी को। याद रखना, ठीक है सर, याद रहेगा बिल्कुल। एक बात ही सुन लो, एक होता है आर्टिकल 279 ए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर सुन लो। 279 ए क्या होता है, 279 ए है जीएसटी का कर्ता धर्ता। जीएसटी में जो भी होगा, यानी कि किस रेट से लगना है जीएसटी, किस बंदे पे लगाना है, किसको एग्जेम्पशन देनी है, किस गुड्स को जीएसटी के अंदर लाना है, किसको जीएसटी के बाहर ले जाना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की काउंसिल लेती है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल बनाने की पावर कहां से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए से मिली। सर इतने आर्टिकल्स, दो ही याद करने बच्चे। 246 से क्या किया, पावर बांट दी तीनों को, पर जीएसटी पावर में नहीं था, वो आया 246 ए से। ऐसे ही जीएसटी काउंसिल की पावर किसने मिली, 279 ए से मिली। ठीक है बेटा, इसकी रीडिंग मार लेना आप कि मेंबर कौन होते हैं काउंसिल के और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है सर, बाकी फिर टाइम जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर को, तो सब बातें हम क्लैरिफाई अपने आप में कर दूंगा आपको। ठीक है, पर मैं आपको बता दिया कि जीएसटी काउंसिल कैसे आ सकती है। अच्छा ये बात याद रख लो, जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर। जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो बनेगा काउंसिल का चेयरपर्सन। ठीक है सर, इतना याद कर लो, बाकी विद टाइम हम समझ जाएंगे। और फंक्शन में आपको मोटा मोटा बता चुका हूं फंक्शन क्या होते हैं जीएसटी काउंसिल के, कितना रेट लगाना है जीएसटी का, किसको एग्जेम्पशन देनी है, किस लिमिट तक देनी है। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट कैसे हो सकता है सर, सेंटर और स्टेट मिलके काम कर रहे हैं, तो किसी टाइम में तो दिक्कत होगी ना, सेंटर बोलेगा ये ऐसे नहीं, स्टेट बोलेगा अरे ऐसे नहीं, तो कौन सॉल्व करेगा दिक्कत को, जीएसटी काउंसिल। बाकी विद टाइम हम समझ जाएंगे। ठीक है सर, सर अब ये तो बता दो कि जीएसटी लाना क्यों पड़ा। क्या जीएसटी आने से पहले यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगता था, लगता था। अरे बातों बातों में बात तो रह गई, जीएसटी किस दिन से आया इंडिया में, सर अभी 2 बार तो बता चुके हो, 1 जुलाई 2017 से आया। बिल्कुल एमसीक्यू आ सकता है दोस्तों, ये दोनों एमसीक्यू आ चुके हैं एग्जाम में। आर्टिकल नंबर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का लाने के लिए जीएसटी को, 246 ए, किस दिन से आया था, 1 जुलाई 2017 से आया था। ठीक है, बातों बातों में याद हो जाएंगी चीजें। चलो अब जानते हैं जीएसटी आने से पहले क्या था। जीएसटी आने से पहले ना कुछ टैक्स थे, देखो इनकम टैक्स को छोड़ दो, वो डायरेक्ट टैक्स है, हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है सर, हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे अब। चलो एक था एक्साइज ड्यूटी। सर पुरानी बातें क्यों बता रहे हो बेटा, इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता लगे कि जीएसटी आया क्यों था। देखो अगर पता लग गया गवर्नमेंट जीएसटी क्यों लाई थी और किन कमियों के लिए लाई थी और कैसे वो कमियां दूर हुई, तो हमें पता लग जाएगा अच्छा ये इंटेंशन थी लाने की, तो पढ़ने में मजा भी आएगा और समझ भी ज्यादा आएगा। ठीक है, एक लगती थी एक्साइज ड्यूटी, स्पेलिंग को क्या हो गया है मेरी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक लगता था बच्चों वैट, सुना है ना वैट या फिर सेल्स टैक्स, हाँ सर सुना है, क्यों नहीं सुना, सुना है। और एक लगता था बच्चों सर्विस टैक्स। मोटे मोटे 3 टैक्स बता रहा हूं मैं आपको, हैं तो बहुत सारे जिनको हटा के जीएसटी आया है, पर मोटे मोटे 3 थे। क्या, एक्साइज ड्यूटी, वैट यानी कि सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स, ये पहले लगा करते थे। अगर मैं आपसे बता दूं बात आपको, एक्साइज ड्यूटी लगती थी बच्चे मैन्युफैक्चर करने पे। अगर मैं कोई चीज को मैन्युफैक्चर करता था ना, जैसे मैंने ये पेन बनाया, मैं कोई मोबाइल बनाऊं, मैं कोई फ्रिज बनाऊं, मैं एसी बनाऊं, मैं लैपटॉप बनाऊं, जब मैं मैन्युफैक्चर करता था तो लगती थी एक्साइज ड्यूटी बनाने पे।
और जब मैं किसी गुड्स को बेचता था, सर्विस नहीं गुड्स को बेचता था, जैसे लैपटॉप बनाया क्या लग गई, एक्साइज ड्यूटी। लैपटॉप बेचा लगता था सेल्स टैक्स या वैट। फोन बनाया एक्साइज ड्यूटी, फोन बेचा वैट। पेन बनाया एक्साइज ड्यूटी, पेन बेचा वैट। यानी ये किस पे लगता था, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर। और सर्विस टैक्स लगता था बच्चे किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हुए, जैसे कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहा हूं तो जिससे मैं सर्विस ले रहा था वो मुझसे चार्ज करता था सर्विस टैक्स। मैं किसी को अकाउंटिंग सर्विस दे रहा हूं, मैं किसी को ऑडिटिंग सर्विस दे रहा हूं, तो मैं क्या लगाता था उस पर, सर्विस टैक्स। यानी लगता था सर्विसेज के ऊपर। ठीक है सर, क्यों बताया आपने, आता हूं उसके बाद आता हूं। सुनो अब देखो बात एक मैं आपको बताऊं, एक्साइज ड्यूटी जितनी भी होती थी, यानी जो पूरे इंडिया में कहीं भी मैन्युफैक्चर करोगे ना, क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। और ये पता किसको मिलता था टैक्स, पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था। अच्छा, यानी कि सर अगर मैं दिल्ली में कुछ बना रहा हूं तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दूंगा टैक्स, मैं एक्साइज ड्यूटी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा। हाँ अच्छा सर, ऐसे ही सर्विस टैक्स भी जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा सर, यानी कि अगर सर मैं गुड़गांव बैठा हूं और मैं किसी को गुड़गांव के अंदर ऑडिटिंग की सर्विस दे रहा हूं, तो अगर मैं उस पर सर्विस टैक्स चार्ज करूंगा तो मैं हरियाणा गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, मैं इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स ये थे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, और जो ये था ना वैट और सेल्स टैक्स, ये था स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। क्या था ये, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। इतना समझ आया आपको? सर इसमें समझना क्या है, सिंपल तो है, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स ये थे हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, और वैट हो गया स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। सिंपल, पक्का? हाँ सर। सर अभी भी आपने नहीं बताया कि जीएसटी आया क्यों था। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं क्यों आया था। चलो एक चीज बताता हूं, चलो आपको देखो, मान लो ये है मिस्टर आकाश। आकाश जी ने ना ये फोन को, मान लो मोबाइल है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी दिख रही है आपको, फोन को मैन्युफैक्चर किया और फिर फोन को बेच दिया। जब मैन्युफैक्चर किया होगा क्या लग गया होगा, एक्साइज ड्यूटी। बेचा होगा तो क्या लग गया होगा, वैट। यानी एक मैन्युफैक्चरर ने एक्साइज ड्यूटी भी पे करी होगी बनाते हुए, और बेचते हुए वैट भी पे किया होगा। सर क्यों बता रहे हो बात, इसलिए बता रहा हूं, बस एक पॉइंट सुन लो। अगर आकाश ने ये फोन बनाकर, मान लो इस लड़की मानसी को बेच दिया, क्या किया आकाश ने, फोन बनाकर मानसी को बेच दिया। सेलर कौन है, सर सेलर आकाश है। बायर कौन है, सर बायर मानसी है। बिल्कुल ठीक। क्या बोलना चाह रहा हूं, मानसी ने फोन खरीदा, पैसे किसको दिए, आकाश को पैसे दिए। पैसों के अंदर फोन की वैल्यू भी दी होगी, वैट का अमाउंट भी दिया होगा, जैसे अब जीएसटी दे रहा हूं मैं, वैसे वैट दिया होगा, और एक्साइज ड्यूटी भी दी होगी मानसी ने। पर क्या आकाश ने एक्साइज ड्यूटी और वैट को जेब में डाल लिया होगा या गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया होगा, सर गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया होगा। यानी ये था इनडायरेक्ट टैक्स उस टाइम पे, कि जो बंदा बायर था वो देता था शॉपकीपर को, शॉपकीपर आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता था। सर क्यों बता रहे हो बार बार, इसलिए बता रहा हूं बच्चे, अगर मैं एक बार लाख बता दो, यहां पे आकाश ने जो फोन दिया, फोन बेचा, ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई है या इनवर्ड सप्लाई है। सर फोन गया इसके पास से, इसकी आउटवर्ड सप्लाई है। क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हो, ठीक है, ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई है। सप्लाई क्या होता है सर, सप्लाई को समझ लो सेल, बस समझ लो मैं सेल को सप्लाई बोलूंगा, क्यों, ये आपको अगली आने वाली क्लास में पता लग जाएगा। अभी सप्लाई इज इक्वल टू सेल। चलो ठीक है सर, अब मैं आपको बताता हूं पहले क्या होता था। हाँ तो देखो एग्जांपल लेते हैं, एक है हमारे मिस्टर मैन्युफैक्चरर, उन्होंने गुड्स बनाए। अच्छा मैं अभी ना एक्साइज ड्यूटी को इग्नोर कर रहा हूं इस पॉइंट को समझने के लिए, अगली क्लास में बताऊंगा उसका रिलेवेंस। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि बंदा बेच रहा है, ठीक है। मिस्टर मैन्युफैक्चरर ने सिर्फ चीज बेची, तो बेची तो एक्साइज आएगा या सिर्फ वैट आएगा, तो सिर्फ वैट आएगा। एक्साइज कब आता है, मैन्युफैक्चर करने पे, पर मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग वाला स्टेप इग्नोर कर रहा हूं। चलो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी जी, उसमें एज्यूम कर रहा हूं मैं कि वैट का रेट है 10% का, तो 1 लाख पे लगाया मैन्युफैक्चरर ने 10% का वैट, अमाउंट हो गया 1,10,000 का, और उसने वो सामान उठा के बेच दिया मिस्टर डिस्ट्रीब्यूटर को।
डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का सामान मिला? सर 1,10,000 का, जिसका ब्रेकअप क्या था? 1,00,000 की वैल्यू, 10,000 का वैट। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेके आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर को सामान कितने का पड़ा है? 1,10,000 का। सर ये VA क्या होता है? VA मतलब वैल्यू एडिशन। सर ये क्यों बनाया? देखो, अगर आप अब अज्यूम करो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं रॉ मटेरियल ला चुका हूं, कितने का? 1,10,000 का। अब मैं उसकी प्रोसेसिंग करूंगा। चलो प्रोसेसिंग को अगर मैं छोड़ भी दूं, अगर मैं क्या करता हूं, कहीं से सामान लाता हूं और आगे बेचता हूं, क्या मेरे और खर्चे नहीं होते एक्सेप्ट द मटेरियल? क्या मेरे और खर्चे नहीं होते एक्सेप्ट द मटेरियल? क्यों नहीं होते सर? अपने स्टाफ को सैलरी दोगे, सामान की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, जहां पे आपका गोडाउन होगा उसके बिजली का खर्चा होता है, उसका किराया होता है, बहुत खर्चे होते हैं। उसके बाद सर ये थारी तो कॉस्ट बताई, कुछ प्रॉफिट भी तो कमाओगे, यानी प्रॉफिट मार्जिन भी तो रखोगे, यानी ये सारी कॉस्ट और मेरा प्रॉफिट मार्जिन मिलाकर जो मैं ऐड करता हूं उस वैल्यू में, भाई जितने का सामान लाया हूं उतने का ही तो नहीं बेच दूंगा, आगे कुछ तो ऐड करूंगा उसमें। क्या ऐड करूंगा? सर अपनी सारी कॉस्ट निकालूंगा, उसके ऊपर एलोकेट करूंगा, साथ ही साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें जोड़ूंगा, फिर आगे दूंगा। तो ये कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन, कि मैंने उस वैल्यू में क्या एडिशन करा। ठीक है जी, अज्यूम कर रहा हूं 50,000 का वैल्यू एडिशन किया, 1,10,000 की चीज लाया था, 50,000 उसमें वैल्यू एडिशन करा, चीज बन गई 1,60,000 रुपए की। जब डिस्ट्रीब्यूटर यानी मैं इस चीज को आगे होलसेलर को बेचूंगा तो क्या फिर वैट लगेगा? फिर वैट लगेगा, वैट तो हर सेल पे लगेगा। ठीक है जी, एज्यूम कर रखा है हमने वैट का रेट 10%, 1,60,000 का 10% 16,000 वैट लगाया और 1,76,000 की वैल्यू पे होलसेलर को बेच दी। होलसेलर आया और अब पिक्चर में, अब देखो वैल्यू एडिशन अगर डिस्ट्रीब्यूटर का हुआ था तो होलसेलर का भी होगा, उसका भी तो खर्चे होंगे अपने अलग से, उसका भी तो प्रॉफिट मार्जिन होगा। अब जब होलसेलर ये अमाउंट आगे रिटेलर को बेचेगा तो उसने अपने 70,000 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। तो पहले बताओ होलसेलर को ये चीज कितने की पड़ी थी? सर पड़ी थी 1,76,000 की, उसने उसमें जोड़ दिया 70,000 का वैल्यू एडिशन। तो अब उसका सेल प्राइस कितना बन गया रिटेलर के लिए? सर 2,46,000, 2,46,000 सेल हुई है, तो फिर वैट आएगा 10% के हिसाब से आ गया जी 24,600। तो रिटेलर को चीज पड़ गई 2,70,600 की। है तो कोई दिक्कत नहीं सर। रिटेलर फाइनली क्या करता है? कंज्यूमर को बेचता है सामान, पर क्या रिटेलर अपनी वैल्यू एडिशन करेगा? वो भी तो करेगा सर, उसकी कॉस्ट भी तो है, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी तो है। अज्यूम कर रखा है उसका वैल्यू एडिशन 60,000 रुपए का, उसको पड़ा था गुड्स 2,70,600 के, उसमें 60,000 रुपए जोड़े, सेल प्राइस निकल गया 3,30,600, उस पर लगाया 10% का वैट 33,060 और अल्टीमेटली कंज्यूमर को जो गुड्स मिले वो मिले 3,63,660 के। समझ आया पूरी चेन? होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से होलसेलर, वहां से रिटेलर, वहां से कंज्यूमर। पर सर आपने एक बात पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा क्या? और आप भी जरा गौर फरमाइएगा। देखो ये जो 1,10,000 रुपए थे जो मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिए थे, क्या इसमें वैट लगा हुआ था? हाँ वैट लगा हुआ था। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? जो वैल्यू ऐड करी वो उसने किस अमाउंट पे करी? सर उसने 1,10,000 जितने में लाया था उतने पे कर लिया ऐड। पर एक बात बताओ, पुराना जो, ध्यान से सुनना प्लीज, जो मैन्युफैक्चरर से मैं लाया था उसमें दो चीजें थी, वैल्यू ऑफ द गुड्स और वैट का अमाउंट। वैट मतलब टैक्स का अमाउंट। क्या क्या था उसमें? वैल्यू ऑफ द गुड्स और टैक्स का अमाउंट। मैंने टैक्स के ऊपर अपनी वैल्यू 50,000 की जोड़ी, यानी कि देखो 1,10,000 में जोड़ा था 50,000, तो कितना आ गया टोटल वैल्यू? 1,60,000। इस 1,60,000 पे मैंने दोबारा लगाया वैट 10% का और आगे सामान चेप दिया, मतलब आगे बेच दिया। हाँ, यानी कि बात समझ सकते हो, इस 10,000 जो वैट पहले लगा था उसके ऊपर दोबारा वैट लग गया ना, कैसे देखा जाए तो। क्योंकि देखो समझ आ रहा ना क्या बोलना चाहता हूं? 1,10,000 की चीज लाया जिसका ब्रेकअप क्या था? 1,00,000 की वैल्यू, 10,000 का टैक्स। मैंने अपने जो वैल्यू एडिशन करी, अपने खर्चे पूरे पे जोड़ दिए,
पूरे पे जोड़ते ही जो मेरी वैल्यू बनी 1,60,000, क्या इस 1,60,000 में पुराना 10,000 टैक्स भी है? हां सर है। अब मैंने 1,60,000 पे दोबारा टैक्स लगा दिया। अरे हां सर, ये तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। दोबारा देखो क्या हुआ, जब आगे सामान दिया 1,76,000 का, उसमें भी वैट था, उसने उसी में वैल्यू ऐड करी, फिर वैट लगा दिया। ये तो सर वैट के ऊपर वैट के ऊपर वैट लगता जा रहा है, और कब तक? जब तक अल्टीमेटली कंज्यूमर तक नहीं पहुंच गया। समझ आया आपको क्या दिक्कत हो रही थी? अरे हां सर, ये दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है। टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है? कंज्यूमर को हो रहा है, उसके लिए कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो सर ये गलत नहीं था? गलत था सर। ये गलत था तो इतने साल चलता रहा जीएसटी आने तक? नहीं नहीं नहीं, ये चीज तो जीएसटी आने से बहुत पहले सॉल्व हो गई थी। अच्छा, सॉल्व हो गई थी? कैसे सर? कैसे से पहले एक बात देखो आप, जो मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचा, मैन्युफैक्चरर के लिए क्या था सर? आउटवर्ड सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या बन गई सर? इनवर्ड सप्लाई। सर क्या बता रहे हो? मैं खाली ये बता रहा हूं, जो पिछले बंदे का आउटवर्ड है वो मेरा क्या है? इनवर्ड। और जो मेरा आउटवर्ड होगा वो आने वाले बंदे का क्या होगा? इनवर्ड। यही होगा? हां सर। तो एक बात छोटी सी और देख लो, मैन्युफैक्चरर ने यहां पे क्या किया? 1,00,000 के गुड्स, 10% का वैट, मुझे 1,10,000 का आउटवर्ड दिया, और मेरे लिए वो 1,10,000 क्या है? इनवर्ड है। मैंने क्या किया? मैंने पूरे 1,10,000 पे अपना वैल्यू एडिशन जोड़ा और आगे सामान दे दिया। मैंने क्या किया? मैंने पूरे 1,10,000 पे अपना वैल्यू एडिशन किया और आगे भेज दिया। दोबारा सुन लो, मैंने पूरे 1,10,000 पे वैल्यू एडिशन किया और आगे भेज दिया। मतलब मैंने पुराने वैट वाले, पुराने टैक्स वाले अमाउंट को अपनी कॉस्ट में जोड़ दिया। समझ आ रहा है? अगर मैं पूरे 1,10,000 पे अपनी वैल्यू जोड़ के आगे बेच रहा हूं, मतलब मैंने पुराने टैक्स को, यानी जो मुझे टैक्स अगली पार्टी ने लगा के भेजा मेरे ऊपर, मैंने उस टैक्स को अपनी कॉस्ट मान लिया। मैंने क्या बोला? मेरे को गुड्स कितने के मिले? 1,00,000 के, 1,10,000 के? सर अपने 1,10,000 के माने, उस पर अपना वैल्यू जोड़ी और आगे चिपका दिया। इसमें गलती क्या हो रही है? देखो, गलती ये हो रही है, अगर मैं पुराने टैक्स को अपनी कॉस्ट मान रहा हूं तो मैं तो टैक्स पे टैक्स लगा रहा हूं, और ऐसे ही आने वाली पार्टी भी टैक्स पे टैक्स लगाएगी। यानी कि टैक्स पे टैक्स कब लगता है? जब इनवर्ड वाली पार्टी पुराने टैक्स को अपनी कॉस्ट में लगा देगी। और वो क्या करे? उसको तो देखो, और गलत भी नहीं था भाई, डिस्ट्रीब्यूटर को तो गुड्स 1,10,000 के मिल रहे थे ना। सर इसका सॉल्यूशन बता दो आप। सॉल्यूशन पता क्या उसका है? सॉल्यूशन है इसका क्रेडिट। क्रेडिट, हां, पूरा नाम बताऊं अगर मैं आपको, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म ITC। सर योग के होवे से सुनो ये क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या बोलता है कि भाई साहब ध्यान से सुन लो, अब आप इनवर्ड वाले, यानी कि आप, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, यहां पे आप मैन्युफैक्चरर से कुछ सामान परचेज कर रहे हो, उसके दो कंपोनेंट होंगे, वैल्यू और टैक्स। ठीक है? हां, इस एग्जांपल में बताओ, डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट टैक्स कितना था? मतलब उसे गुड्स लेने के लिए कितना टैक्स देना पड़ा। इनपुट क्या होता है? इनपुट मतलब समझो, डिस्ट्रीब्यूटर सामान किसको बेच रहा है? होलसेलर को बेच रहा है। जब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचेगा तो उसको क्या बोला हमने? आउटवर्ड। पर वो आउटवर्ड करने के लिए कहीं से इनपुट आया ना। क्या बोला मैंने? डिस्ट्रीब्यूटर ने जो होलसेलर को आउटवर्ड करना चाहा, उस आउटवर्ड सप्लाई के लिए क्या मैन्युफैक्चरर से इनपुट आया? आया। तो जो इनपुट आया उस पे जो टैक्स लगा, इनपुट आया उस पे जो टैक्स लगा, उसका क्रेडिट मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट आपसे ये कहना चाहती है भाई साहब, जो आपको इनपुट पे टैक्स लगा है ना, उसका हम आपको बेनिफिट देंगे। क्या देंगे? बेनिफिट देंगे। बेनिफिट कैसे देंगे बताता हूं। पर गवर्नमेंट ने बोला देखो सर, जो इनपुट पे टैक्स लग रहा है उसका बेनिफिट देंगे। मतलब गवर्नमेंट कहना चाहती है, इस इनपुट वाले टैक्स को ना अपनी कॉस्ट मत मानो। अब कॉस्ट मत मानो मतलब जो आगे सामान बेच रहे हो
उसमें पुरानी की वैल्यू के टैक्स को मत लो। समझ नहीं आया सर? मतलब देखो, पुराने गुड्स कितने के लेके आए थे आप? सर 1,10,000 के। क्या ब्रेकअप था? 1 लाख के गुड्स, 10,000 का वैट। हाँ सर, तो पुराने वैल्यू में वैट को छोड़ दो, वैट को छोड़ दो। अगर मैं वैट को छोड़ दूं तो गुड्स कितने के मुझे मिले होल मैन्युफैक्चरर से? सर 1 लाख रुपए के। 1 लाख के मिले ना? 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 1 लाख, कोई मानो कि 1 लाख के मिले थे। सर 1,10,000 के मिले थे, मान लो 1 लाख के मिले थे, टैक्स को इग्नोर करो, चलो कर दिया। 1 लाख के गुड्स मिले, कितना वैल्यू लगाया? एडिशन कितना किया? एडिशन 50,000 का एडिशन किया, यानी गुड्स कितने के बन गए? सर 1.5 लाख के। 1.5 लाख के बने, उस पर लगाओ 10% का वैट, तो 1.5 लाख का 15,000, कितना अमाउंट हो गया? 1,65,000। अब आगे बेच दो। मतलब मैंने क्या किया? मैंने पुराने टैक्स को इग्नोर किया, खाली वैल्यू ली, उसमें अपना वैल्यू एडिशन लगाया और वैट लगा के आगे बेच दिया। यानी देखो, आउटवर्ड पे वैट लगा रहा हूं मैं, पर इनवर्ड वाला जो वैट आ रहा है उसे कॉस्ट में नहीं जोड़ रहा मैं। सर समझ नहीं आ रहा, ऐसे क्यों करोगे सर? अब आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा। सुनो, आपको समझ आया? ये कहानी समझ आई? हाँ सर, ये कहानी समझ आ गई हमको। चलो एक बार चलते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्या होता है, यानी कि इनपुट टैक्स का बेनिफिट कैसे देती है गवर्नमेंट, समझते हैं। चलो देखो, और ये होता था, ये वैट में होता था, जीएसटी से पहले भी होता था। सुनो, सेम एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख के गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर को दिए, 10,000 का वैट लगाया, यानी कि 1,10,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गए। ठीक है, सेम चल रहा है? हाँ सर। मैन्युफैक्चरर, सुनो, मैन्युफैक्चरर बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है। वही पेन वाला एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? पेन लिया, पैसे दे दिए मैन्युफैक्चरर को और आ गया। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? उसको पैसे भी मिले हैं, यानी पेन की कॉस्ट भी मिली है और वैट भी मिला है। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? जितनी पेन की कॉस्ट है अपनी जेब में डालेगा और जो वैट है वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ऐसे ही होता है इनडायरेक्ट टैक्स से। हाँ सर, तो जो 10,000 का टैक्स था मैन्युफैक्चरर के ऊपर, उसने गवर्नमेंट को दे दिया। क्लियर? निकला किसकी जेब से? ये 10,000 निकला किसकी जेब से? सर डिस्ट्रीब्यूटर ने। देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? 1,10,000 दिए मैन्युफैक्चरर को और पेन लेके आ गया। एज्यूम कर रहा हूं पेन है। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? 1 लाख जेब में डाले, 10,000 का वैट गवर्नमेंट को दे दिया। क्लियर? क्लियर सर। अब मुझे बताओ, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट क्या था? पेन। कितना अमाउंट था? सर 1,10,000। इनपुट में टैक्स का अमाउंट कितना था? सर 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट को दिए हैं मैन्युफैक्चरर ने, पर ये किसकी जेब से निकले हैं? सर ये डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से निकले थे। और आपको गवर्नमेंट क्या बोल रही थी? सर इस इनपुट टैक्स को, यानी 10,000 को अपनी कॉस्ट में मत जोड़ो, हम आपको बेनिफिट देंगे इसका। अब बेनिफिट कैसे देंगे वो समझो। डिस्ट्रीब्यूटर की वैल्यू एडिशन कितनी दे रखी है? सर 50,000 रुपए। पहले एग्जांपल में क्या कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटर? सर वो 1,10,000 में जोड़ रहा था 50,000 को, पर अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? सर आप इनपुट को 1 मिनट के लिए छोड़ो। ठीक है, छोड़ दिया। 1 लाख का वैल्यू था गुड्स का, उसमें मैंने अपना जोड़ा वैल्यू एडिशन 50,000 का, यानी मेरा सेल प्राइस, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का सेल प्राइस अब क्या बनेगा जब वो आगे होलसेलर को बेचेगा? सर 1.5 लाख का बन जाएगा। 1 लाख प्लस 50,000, उस पर लगाया 10% का वैट और मेरा टोटल अमाउंट आ गया 1,65,000। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? गुड्स देगा होलसेलर को, उससे 1,65,000 लेके आ जाएगा। पर अभी देखो हुआ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे तो मिल गए पर बेनिफिट नहीं मिला अभी तक इनपुट का। अब बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना चीज को। होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को कितना वैट का अमाउंट दिया? मतलब जब डिस्ट्रीब्यूटर ने 1,65,000 गुड्स बेचे, होलसेलर ने गुड्स लिए, मान लो पेन लिया और 1,65,000 डिस्ट्रीब्यूटर को दिए और चला गया। डिस्ट्रीब्यूटर के पास अभी कितने रुपए आ चुके हैं? 1,65,000। ब्रेकअप बताना, 1.5 लाख के गुड्स, 15,000 का वैट। ठीक है, अब गवर्नमेंट बोलती है अब वो टाइम आ गया जब हम आपको इनपुट वाले वैट का बेनिफिट देंगे। कैसे? देखो, गवर्नमेंट कहती है डिस्ट्रीब्यूटर तेरे पास अभी कितना वैट पड़ा है जो तूने होलसेलर से लिया है? उसने बोला सर 15,000 रुपए का। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, काम कर, तो एक स्टेटमेंट बना, नेट वैट पेबल। उसने बनाया, लिख दिया नेट वैट पेबल। अब बोला डिस्ट्रीब्यूटर तेरा आउटपुट का टैक्स कितना है, मतलब तो तूने बेचा है उस पे कितना वैट लगाया था? उसने बोला सर मैंने 15,000 का लगाया था। ठीक है, उसने लिख दिया आउटपुट टैक्स 15,000। अब गवर्नमेंट ने बोला हे डिस्ट्रीब्यूटर, जब तू मैन्युफैक्चरर से लेके आया था गुड्स
तब तूने इनपुट वाला वैट कितना पे किया था उस मैन्युफैक्चरर को? उसने बोला सर मैंने 10,000 पे किया था। तो गवर्नमेंट ने बोला वेरी गुड, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट। कैसे? जो तूने गुड्स के लिए इनपुट वाला टैक्स पे किया था ना, उस इनपुट को अपने आउटपुट में से माइनस कर दे। मतलब देख, तेरे पास अभी होलसेलर वाला 15,000 का टैक्स पड़ा है, पर तुम्हें 15,000 मत दे। इस 15,000 में से तू माइनस कर वो इनपुट जो तू ऑलरेडी अपने पिछली पार्टी को दे चुका है गुड्स खरीदते हुए। मतलब तू इनपुट वाले टाइम पे दे चुका है, तो उसने माइनस कर दिया 10,000, नेट आ गया 5,000। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर ये 5,000 गवर्नमेंट को जमा करा देगा। समझ आया डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि अपनी कॉस्ट में उसने पुराने टैक्स को नहीं जोड़ा, पुरानी कॉस्ट ही ले ली, पुरानी वैल्यू गुड्स, उसने अपना वैल्यू एडिशन जोड़ा और उस पर वैट लगा के आगे बेच दिया। फिर जब गवर्नमेंट को वैट देने की बारी आई तो पूरा जो वैट मिला वो नहीं दिया, जितना वैट मिला उसमें से वो माइनस कर दिया जो ऑलरेडी अपनी इनपुट वाली पार्टी को मैं दे चुका था, बैलेंस आगे गवर्नमेंट को दिया। समझ आया सर? कुछ चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं होलसेलर की। होलसेलर को गुड्स कितने के मिले हैं सर? 1,65,000 के। ठीक है, होलसेलर का कितना वैल्यू एडिशन सर? 70,000 रुपए का। अब बताओ 70,000 का वैल्यू एडिशन होलसेलर किस पे करेगा? 1,65,000 पे, या वैट को छोड़कर, या ध्यान से बोलूं तो इनपुट वैट को छोड़कर सेल प्राइस पे। सर इनपुट वैट को छोड़ के, ठीक है, तो उसने 1.5 लाख में जोड़े 70,000 रुपए, सेल प्राइस आ गया 2,20,000 का। उसमें लगा दिया 10% का वैट 22,000 का, और 2,42,000 रुपीज का अमाउंट आ गया। तो होलसेलर ने क्या किया? रिटेलर को 2,42,000 रुपीज में अपने गुड्स बेच दिए। ठीक है, रिटेलर ने क्या किया? 2,42,000 दिए, गुड्स लेके आ गया। होलसेलर के पास अभी कितना आउटपुट का वैट है सर? 22,000 रुपए का आउटपुट का वैट है जो रिटेलर उसको दे गया है। ठीक है, पर क्या अब हमारा होलसेलर ये पूरे 22,000 गवर्नमेंट को देगा? अरे नहीं सर, ये इनपुट का क्रेडिट लेगा। क्यों? क्योंकि इसने इनपुट वाले वैट को अपनी कॉस्ट नहीं माना है। बिल्कुल, तो हमने बनाई इसकी नेट वैट पेबल की स्टेटमेंट, आउटपुट टैक्स 22,000। होलसेलर के लिए इनपुट कौन सा? जो डिस्ट्रीब्यूटर से आया था वो, और होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को कितना वैट दिया था। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना गवर्नमेंट को पे किया, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर की हेडेक थी। होलसेलर को तो ये पता है ना कि उसने पिछली पार्टी को कितना टैक्स दिया है। हाँ सर, उसने पिछली पार्टी को 15,000 का टैक्स दिया था। बिल्कुल, माइनस कर दिया और नेट टैक्स आ गया 7,000 रुपए का, जो गवर्नमेंट को कौन देगा? हमारा होलसेलर देगा। क्लियर? अब समझ आ गया सर। रिटेलर के पास गुड्स आ गए, रिटेलर का वैल्यू एडिशन 60,000 रुपए का। रिटेलर बताओ इस 60,000 को किस में जोड़ेगा? 2,42,000 में या फिर 2,20,000 में? सर 2,20,000 में। वेरी गुड, यानी 220 में 60 जोड़ा तो मेरा आ गया 2,80,000 रुपीज। एक्सीलेंट, 280 आ गया, कंज्यूमर पे लगाया 10% का वैट और 3,08,000 के गुड्स कंज्यूमर को दे दिए। अब बताओ रिटेलर का आउटपुट कितना वैट का? सर 28,000 रुपए। ये भी बनाएगा अपनी स्टेटमेंट। क्यों बनाएगा स्टेटमेंट? क्योंकि इसको भी चाहिए इनपुट का क्रेडिट, यानी इनपुट का बेनिफिट। क्यों चाहिए? क्योंकि इसने भी सर इनपुट को नहीं जोड़ा कॉस्ट में अपनी। ठीक है, आउटपुट टैक्स आ गया 28,000 रुपए का। रिटेलर का इनपुट कितना? सर जो होलसेलर को दे के आया है वो कितना दे के आया होलसेलर को? सर 22,000 रुपए। माइनस कर दिया, नेट आ गया 6,000, इसने गवर्नमेंट को 6,000 पे कर दिए। अब देखो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा तो कितने के गुड्स मिले कंज्यूमर को? सर 3,08,000 के, और यही टैक्स पे टैक्स लग रहा था तो कंज्यूमर गुड्स मिल रहे थे 3,60,000 के। टैक्स पे टैक्स ना लगे इसीलिए आया। समझ आया? एक बताओ शॉर्टकट टेक्निक, इतना सॉल्व करने करना पड़ेगा। हाँ बताओ ना सर। देखो ध्यान से सुनना। मैन्युफैक्चरर ने दिया डिस्ट्रीब्यूटर को वैल्यू प्लस वैट करके मुझे दिया। मैंने क्या उस इनपुट वैट को अपनी कॉस्ट में जोड़ा? नहीं जोड़ा सर। तो मैंने क्या किया? सर मैंने पुरानी कॉस्ट में यानी पुराने परचेज प्राइस में अपना वैल्यू एडिशन जोड़ा, जितना अमाउंट आया उसके ऊपर वैट लगा के आगे बेच दिया। अगली पार्टी ने क्या किया? उसके लिए जो परचेज प्राइस था उसने वैल्यू एडिशन लाया, उसमें जोड़ा, आगे बेच दिया वैट लगा के। यानी बेसिकली क्या हर पार्टी यही कर रही है? परचेज प्राइस प्लस वैल्यू एडिशन वैट, परचेज प्राइस प्लस वैल्यू एडिशन वैट, यही कर रही है। हाँ सर ये कर रही है,
पुराने टैक्स तो कॉस्ट में नहीं जोड़ रहे। तो देखो एक तरह से वही तो हो गया, जितना आपने वैल्यू एडिशन किया उतना आपने ज्यादा वैट पे किया। क्योंकि समझो, जो आप परचेज करके लाए थे, 2 मिनट ध्यान सुनना, जो आप परचेज करके लाए थे उस पे जो वैट था उसको गवर्नमेंट ने इनपुट का नाम दिया और बोला जितना आपका आउटपुट का टैक्स होगा उसमें से वो इनपुट को माइनस कर देना और बाकी पे करना हमको। दोबारा सुनो क्या बोला, जितना आपने परचेज पे इनपुट का वैट पे किया था, गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसे कॉस्ट में मत जोड़ बेटा, पर जो तेरा आउटपुट का वैट आएगा उसमें से इस इनपुट को माइनस करना, बाकी हमको पे करना, है ना। हां सर, यानी कि आउटपुट जो मेरा है और इनपुट जो मेरा है इसको लिंक करता हूं मैं। इनपुट में मैंने प्राइस कितना पे किया, परचेज प्राइस पे किया, है ना। उस परचेज प्राइस पे जो वैट लगा था उसे इनपुट का नाम दिया, सेल प्राइस पे जो वैट लगा उससे आउटपुट का नाम दिया। अब एक बात समझो, अगर पुराने वैट को मैंने अपनी कॉस्ट ही नहीं माना तो मेरे परचेज प्राइस में, पुराने वैट को अगर मैंने कॉस्ट ही नहीं माना तो मेरे परचेज प्राइस में और मेरे सेल प्राइस में डिफरेंस क्या बना, वैल्यू एडिशन। जितना परचेज था उसमें वैल्यू जोड़ी, बन गया सेल प्राइस। यानी मैं कहना चाहता हूं जो आपका नेट टैक्स पेबल निकल के आएगा ना हर बार, उसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, जितना वैल्यू एडिशन उसका वैट, क्योंकि वही तो वैल्यू एडिशन हुआ है। देखो डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना वैल्यू एडिशन किया था सर, 50,000 का, उसका 10% 5,000, देखो प्लस माइनस के बाद नेट 5,000 ही आया जो उसको गवर्नमेंट को देना पड़ा। होलसेलर ने कितना वैल्यू एडिशन किया सर, 70,000 रुपए, ठीक है, 70,000 का 10% 7,000, नेट कितना निकल के आया 7,000। रिटेलर ने कितना वैल्यू एडिशन किया सर, 60,000, कितना 10% 6,000, नेट कितना निकल के आया 6,000। ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट। क्या बेनिफिट हुआ, जितनी वैल्यू हर बंदा जोड़ेगा उतना ही वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। पर करने का तरीका मैं पूरा समझा चुका हूं, कैसे किया, आउटपुट में से इनपुट माइनस किया फिर गवर्नमेंट को पे किया। समझ आया, हां सर अब समझ आ गया। तो इस डायग्राम को आप प्लीज नोट करेंगे। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या वीडियो पॉज करके नोट कर लो एज आपका मन करे आपका, और थोड़ा यहां पे, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं आजकल क्या होता है। जीएसटी भी ना एकदम सेम है, जैसे वैट था ना, मतलब इनपुट बेनिफिट देने के बाद जैसे वैट था, जीएसटी बिल्कुल वैसा है, डिट्टो सेम। देखो मैन्युफैक्चरर ने, अच्छा पता है जीएसटी का एक बेनिफिट क्या है, चलो वो कल बताऊंगा। अभी समझो वैट जो था सेम जीएसटी है, हमने अज्यूम किया है जीएसटी का रेट 18%। मैन्युफैक्चरर ने 1,000 रुपए के गुड्स बेचे, डिस्ट्रीब्यूटर को लगा दिया जीएसटी 18%, 180 रुपए का 1180 अमाउंट आ गया। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, 180 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटर गुड्स कितने के मिले सर, 1180 के। वैल्यू एडिशन किसमें जोड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर, सर 1,000 रुपए में जोड़ेगा। समझ आ गई ये बात। सर ये पूरा क्यों सॉल्व करा रहे हो, डायरेक्टली बता सकता हूं ना मैं। देखो 400 रुपए का वैल्यू एडिशन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, 400 का 18%, सर 72 रुपीज, लो नेट निकल गया। होलसेलर कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है सर, 600 रुपए का, 600 का 18%, सर 18,600। दिमाग को क्यों कष्ट दें। 600 इंटू 18%, सर 108 रुपए, लो जी आ गया। रिटेलर ने कितना जोड़ा सर, 1,000 रुपए, 18%, सर 1,000 रुपए इंटू 18%, सर 180, ये लो जी 180 आ गया। समझ आ रहा है आपको। अरे हाँ सर, अब एक काम करो, मैं तो आपको बता दिया, पर जैसे पूरा तरीका होता है, हम क्या करते हैं, पहले पुरानी कॉस्ट में जोड़ते हैं वैल्यू एडिशन, जितना निकल के आता है उसमें लगाते हैं वैट, आगे पार्टी को देते हैं, फिर बनाते हैं स्टेटमेंट, आउटवर्ड माइनस इनपुट। आप एक बार पूरी स्टेटमेंट को बनाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे, ठीक है। देखने में आसान लगती है, पर बना लो एक बार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको बनाओ आप, ठीक है, प्रॉपर बनाना, हाँ प्लीज। देखो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, आपकी ईमानदारी पे मैं भले विश्वास कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं बनाओ, ताकि डाउट है तो मुझसे पूछो यार। क्लास में होते हैं बनवाता बेटा अपने सामने। ठीक है, इसको चाहे मत बनाओ कि क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता, थोड़ा देखना तो देख लो। तो सबसे पहले बताया था क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता, पुराने टैक्स को कॉस्ट में जोड़ लेते अपनी। समझ आया इतना आपको, सर समझ आ गया।
पर सर अगर जीएसटी और वैट सेम है तो फिर जीएसटी क्यों लाए? पुराना काम चल तो रहा था। अभी बेटा मैंने आपको नहीं बताया कि वैट हट के जीएसटी क्यों आया। बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी पुराने सिस्टम में। वो डेफिशिएंसीज क्या थी, वो क्या वजह थी कि गवर्नमेंट को जीएसटी लाना पड़ा? क्या थे वो कारण? ये सारे कारण हम पता करेंगे अगले एपिसोड में। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक टाटा। कोई डाउट हो तो बच्चे आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। या मेरे मेल पे मेल कर देना, वैसे व्हाट्सएप ही करोगे, मेल कौन करता है, ठीक है? मेल करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा।